सर आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसका कोई यूज़ किया जाए तो इसकी भयानकता को आप इससे समझ सकते हैं। और जब वो बॉम्ब गिराया गया तो जो जितने उसके 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग्स थी, वो ताश के पत्ते इतना उड़ गई और हवा मतलब इतना गुबार बना कि वो सब जो है धूल मिट्टी हो गई। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में जब होता है तो उसके बाद दोबारा लाइफ शुरू होने में सदियों लग जाती है। कि जो उस समय ड्रॉप किए गए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए, वो थे, उनकी वैल्यू थी 10 किलोटन और 20 किलोटन। ओके, 10 किलोटन, 20 किलोटन। आज जो वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो मेगा टन के हैं। आप सोचिए, उससे हजारों गुना ताकत के हैं, तो कितनी बड़ी भयानक क्षति पहुंचेगी ह्यूमैनिटी को। कि जब ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है तो फिर इसको रखा कैसे जाता है, इसको स्टोर कैसे किया जाता है? ये तो बड़ा सेंसिटिव हो गया। ये तो फिर थोड़ा सा भी कहीं कुछ प्लस माइनस हो गया, बम फट गया तो फिर ये मतलब मतलब वहां जो एनर्जी जनरेट होती है वो करीब 6000 से 8000 डिग्री सेल्सियस तक की एनर्जी जनरेट होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती ओह है। तो आप सोचो, एक सेकंड में सब कुछ मतलब जल जाएगा, खाक हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली। आग भी क्या लगी, आग लगने से पहले सीधा राख बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बॉम्ब किसी टेररिस्ट के हाथ में लग जाए और वो लोग इसका कुछ गलत इस्तेमाल कर लें? तो सर अब भाई आप अगर कोई कंट्री कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से इनेबल कोई एक मिसाइल कहीं पे लॉन्च करे किसी दूसरे के अगेंस्ट और दूसरी कंट्री ने उसको हवा में ही मार दिया, तो फिर क्या ये बॉम्ब वहीं हवा में फट जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल, मैं ना आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है और आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी है। किसी भी देश में जो फाइनल कॉल है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया जाना है या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड है, उसके पास होता है। तो क्या वाकई में कोई कंट्री कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकती है आज के टाइम? नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज हमारे साथ एक बार फिर एयर कमोडो एसपी सिंह वीएसएम सर हैं। सर आज आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिस पे हम आज बात करने वाले हैं उसके लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rahul. It's always a pleasure to talk to you and reach out to your viewers and share my experience and thoughts with everyone. Thank you so much for this opportunity. Please. थैंक यू सर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर। और न्यूक्लियर बॉम्ब एक आम जनता को के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज़ क्या है, क्या होती है, कि किसी को कुछ नहीं मालूम। बस न्यूक्लियर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है इतना पता होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसका कोई यूज़ किया जाए तो? Rahul, I am happy that you brought out this topic, and it is time that our people must know what is actual nuclear weapon, क्या उसकी capability, क्या destruction है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि जो पूरे हिस्ट्री में आज तक 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। वो अमेरिकन फोर्सेस ने ड्रॉप किए थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताऊं, उससे आपको क्लियर होगा कि क्या कैपेबिलिटी है और क्या उसकी वैल्यू है। उसको मैं कंपेयर करूंगा जो आज के नॉर्मल वेपन है उनसे, तो थोड़ा कंपैरिजन में क्लियर हो जाएगा। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ओके यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए। उस बॉम्बिंग में जो लोगों की मृत्यु हुई, वो हिरोशिमा में जो है करीब 1.5 लाख, सॉरी 1,50,000 लोगों के आसपास, और जो नागासाकी में वो 2,50,000 के आसपास। ये इतने कैजुअलिटीज हुई उस एरिया में। लेकिन ये सिर्फ कैजुअलिटी इसी के बारे में नहीं है, जो ये तो जो मृत्यु हुई वो अलग, लेकिन उसके बाद उसके जो इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट्स, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के जो रेडिएशन निकलती है, वो दूर दूर तक, वो करीब 100 से 150 किलोमीटर तक फैल गए। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एयर है, वो कंटेमिनेट हो गई, मतलब उसमें पूरे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल गए। अब मैं इसका थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में पहले थोड़ा डाइवर्ट कर देता हूँ। हम लोग जब एक्सरे कराने जाते हैं
तो वो जो एक्सरे जो ऑपरेटर होता है वो हमें एक मशीन के सामने खड़ा करके खुद पीछे आके छुप जाता है, और उसने एक कवच पहना होता है जिससे कि उसको वो रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो वो अगर माने हम 1 यूनिट अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो उसकी उसकी बॉडी में आपकी बॉडी में आ रहा है, उसकी हजारों गुना लाखों गुना रेडियो मटेरियल इस एक एटॉमिक बम से आता है। वो जो रेडियो एक्टिव एनर्जी से जो एक्सरे ऑपरेटर बचना चाह रहा है ताकि उसको शरीर में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसकी हड्डियों को, उसके सेल्स को, बॉडी सेल्स को नुकसान हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, उसकी हड्डियों में वीकनेस है, ये सब चीज़ें रेडियो एक्टिव मटीरियल से आ सकती हैं। उनसे बचने के लिए वो कर रहा है, जबकि उसकी वैल्यू बहुत ही लो है, एटॉमिक बम की 0.0000001%। उतने में अगर ह्यूमन इफेक्ट हो सकता है, तो आप सोचिए एक एटम बम के फटने से कितने लोगों का सदियों तक नुकसान। तो जापान जो है आज तक उस रेडियो मटेरियल की इल इफेक्ट से उभर नहीं पाया, उनकी जनरेशन बर्बाद हो गई, उनके विकृत अंगों के साथ पैदा हुए बच्चे, विकृत मस्तिष्क के साथ पैदा हुए, उनकी किसी आइज नहीं काम करी, किसी अंग नहीं काम करी, किसी फेफड़े नहीं काम, ये सब जो इल इफेक्ट्स हैं वो सदियों तक चलते रहे एक बम के गिरने से। तो इसकी भयानकता को आप इससे समझ सकते हैं। और जब वो बॉम्ब गिराया गया तो जो जितने उसके 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग्स थी, वो ताज के पत्ते इतना उड़ गई और हवा मतलब इतना गुबार बना कि वो सब जो है धूल मिट्टी हो गई सब कुछ, और दूर दूर तक आग फैल गई। इतनी प्रेशर जनरेट हुआ, वेव इतनी आग बनी कि कुछ बचा ही नहीं। ये ऐसे जो इसको प्रलय बोल सकते हैं, इतनी बड़ी प्रलय उस एरिया में आई। तो ये इसका इफेक्ट है एक न्यूक्लियर बॉम्ब का। अब मैं इससे कंपेयर थोड़ा कर देता हूँ ताकि लोग, आपके दर्शकों को समझ आ जाए क्या है। अभी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, और इसराइल हमास, इसराइल ने हमास को कम से कम ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अटैक करते हुए, नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, और उसके बावजूद ही हमास में भी लोग बचे हुए हैं और उनकी सिटी डिस्ट्रॉय हुई है। तो करीब जो है उन्होंने अब से करीब उन्होंने करीब 3,000 टन की बॉम्ब गिरा 3,000 टन बॉम्ब गिरा चुके। उसके बावजूद ही उस सिटी की इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है जितनी एक एटॉमिक बॉम्ब से हिरोशिमा नागासाकी। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो नॉर्मल वेपन है और एटॉमिक बॉम्ब है उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, एक ये कंपैरिजन है। ठीक है। दूसरा है कि जो नॉर्मल हमने देखा इसराइल हमास में, इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किए, बम से डिस्ट्रॉय किया, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ बिल्डिंगें टूटी, कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जब उसको रीबिल्ड करेंगे तो उसका कोई ऐसा रेमिनिसेंस नहीं है कि उसको दोबारा नहीं बिल्ड कर सकते, दोबारा लाइफ नहीं शुरू होगी। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में जब होता है तो उसके बाद दोबारा लाइफ शुरू होने में सदियों लग जाती है, कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो आपके पानी में घुल जाएगा, आपकी हवा में घुल जाएगा, और वो निकल नहीं सकता वहां से। तो जब आप सांस लेंगे तो भी आपके अंदर जाएगा, जब आप पानी पिएंगे तो भी जाएगा, वो आपके अंदर पूरे जैसे हड्डियों को गला देगा, आपके बॉडी अंगों को खत्म कर देगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो इसकी भयानकता को कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इसी में ही जो इसके साथ कनेक्टेड है, कि जो उस समय ड्रॉप किए गए ये न्यूक्लियर बम, 2 न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए गए, वो थे, उनकी वैल्यू थी 10 किलोटन और 20 किलोटन। ओके, 10 किलोटन, 20 किलोटन। आज जो वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो मेगा टन के हैं। आप सोचिए उससे हजारों गुना ताकत के हैं, तो कितनी बड़ी भयानक क्षति पहुंचेगी ह्यूमैनिटी को, बिल्डिंगों को, स्ट्रक्चर को, और सिर्फ ह्यूमन के नहीं, जितने वहां पे पेड़ पौधे जानवर सब है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप सोचिए इतने बड़ा पूरा आपका एरिया बिल्कुल ड्राई रेगिस्तान बन जाएगा, इतने बड़े डिस्ट्रक्शन है। तो ये इनकी भयानकता है न्यूक्लियर वेपन्स की। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर, मैं दिखाना नहीं चाह रहा, पर ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन है क्या। ओके, ये बेसिक न्यूक्लियर वेपन का जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी जो आप पूछ रहे हैं वो ये है। एब्सोल्युटली। और सर हर एक चीज का एक कंस्ट्रक्टिव पहलू भी होता है और एक डिस्ट्रक्टिव पहलू भी होता है, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से हमने न्यूक्लियर एनर्जी का एक डिस्ट्रक्टिव पहलू हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर देखा और समझा। सर अब मैं थोड़ा सा और इसके आगे की तरफ चलते हैं, और मैं पूछता हूँ कि जब ये इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है,
तो फिर इसको रखा कैसे जाता है, इसको स्टोर कैसे किया जाता है? ये तो बड़ा सेंसिटिव हो गया, ये तो फिर थोड़ा सा भी कहीं कुछ प्लस माइनस हो गया, बम फट गया तो फिर। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल जो डाउट है बड़ा जायज़ है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा न्यूक्लियर बता दूं, न्यूक्लियर ये बॉम्ब की एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या चीज़ है, ये कैसे बनती। तो हमारे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है, बड़े महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था E=mc², जिसके हिसाब से बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, न्यूट्रॉन की एनर्जी है, उससे कैसे हम उसको हार्नेस करके उससे एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इसके फिर दो प्रोसेस है एनर्जी बनाने के। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब ज्वाइन किया गया, और एक है फिशन, फिशन मतलब तोड़ा गया। तो जो फ्यूजन है वो जो है, फ्यूजन और फिजन, ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। जो आइंस्टीन ने दिया था फॉर्मूला, वो इसलिए दिया था कि इससे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का था, उसको अब ऑब्वियसली जो क्रुक माइंड है, जो गलत विचार के लोग हैं, उन्होंने इसी एनर्जी को एक भयानक रूप में, वेपन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सोचा, और उसके लिए वेपन बनाया। अब जो वेपन बनाया है, अब वेपन में क्या होता है, मैंने आपको बोला ये फिजन फ्यूजन रिएक्शन होगा तभी ये इसका इतना बड़ा वो एक्सप्लोसिव होगा। अब उसमें क्या है, उन्होंने प्लूटोनियम जो है, यूरेनियम के जब प्रोसेस करते हैं तो उससे से प्लूटोनियम निकलता है। उस प्लूटोनियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव है और हाईली सेंसिटिव है। उस प्लूटोनियम को एक पर्टिकुलर उसमें स्टोर कर लिया जाता है, ट्यूब्स में, जैसे भी आप जहाँ पे है उसको स्टोर किया जाता है, और उसकी कूलिंग रखी जाती है। अब उसको जब आपको न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज करना है, तो उसमें अलग अलग तरह के 3 या 4 या 5 पार्ट जो भी होते हैं, वो अलग अलग जगह रखे जाते हैं। जिस दिन जब आपने यूज करना है, उनको सबको लाके जोड़ा जाता है, और उसके बाद उसको एक सिस्टम से लॉन्च किया जाता है वेपन की तरह। तो आप सोचिए उसके 5 पार्ट हैं, उस 5 पार्ट्स को जोड़ा गया, या 4 या 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट है, जो भी अलग अलग सिस्टम है, उनको जोड़ा जाता है। उस जोड़ने को बोलते हैं मेटिंग, उसको मेट किया जाता है। उसके बाद उसको एक, या तो एयरक्राफ्ट में, या सबमरीन में, या लैंड मिसाइल लॉन्चर में, तो मिसाइल में डाला जाता है, मिसाइल के हेड में। और मिसाइल के नीचे अपना रॉकेट बूस्टर होता है। जब मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं, तो वो रॉकेट बूस्टर से अपना पैराबोलिक पाथ से जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। जब वो नीचे आती है वापस, तो या तो उसका एक टाइमर लगता है, ट्रिगर, कि जैसे मान लिए धरती से 1000 फुट ऊपर, या 500 फुट ऊपर, या 2000 फुट ऊपर आपने उसका एक ट्रिगर मैकेनिज्म लगाया, वो ट्रिगर एक्टिवेट करता है। फिर वो सारे जो प्रोसेस, ये फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है एनर्जी से। जैसे मैंने बताया मोटर स्टार्ट करना एग्जांपल लिया था, वो फ्यूजन फिर पूरा एनर्जी क्रिएट करता है फ्यूजन करने के लिए। उस फ्यूजन से फिर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाता है। उस पूरे मटेरियल जो मैंने 10 किलो टन या मेगा टन है, वो जो एक क्वांटिटी है, वो पूरी एक्टिवेट होकर पूरे ह्यूज मशरूम मास की तरह बर्स करती है। इतना प्रेशर वेव और हीट जनरेट होती है, और पूरी आग लग जाती है, सब कुछ। ये उसका प्रोसेस होता है। उसको या तो धरती पे जाके किसी जगह से टकराए तब वो एक्शन शुरू हो, या उससे थोड़ी ऊपर हवा में। उसका एम ये होता है कि पूरी उस एरिया में इतनी प्रेशर वेव क्रिएट करता है कि वहां का सब कुछ, पूरी हवा को सोख लेता है अपने, बिल्कुल ऑक्सीजन को पूरे अपने अंदर सोख लेता है। तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे ही जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो जाएगी, ह्यूमन एनिमल सब। और फिर उसके बाद राइट, उसकी हीट जनरेट जो होती है, उससे सब कुछ जल जाएगा। राइट। तो ये तो मतलब मतलब वहाँ जो एनर्जी जनरेट होती है, वो करीब 6000 से 8000 डिग्री सेल्सियस तक की एनर्जी जनरेट होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओह! तो आप सोचो 1 सेकंड में सब कुछ मतलब जल जाएगा, खाक हो जाएगा। मतलब एग्ज़ैक्टली, आग भी क्या लगी, आग लगने पहले सीधा राख बनेगा। कितनी रात एनर्जी, में। इससे भी ज़्यादा। तो वो जो फिजन फ्यूजन रिएक्शन है, इतना मटेरियल डाला जाता है कि उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट की हीट जनरेट हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेशर जनरेट हो। उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है 10 किलो टन, 20 किलो टन, 30 किलो टन, मेगा ओके, टन। ये उसकी वेपन की कैपेबिलिटी बनती है। तो ये एक बेसिक मैं समझा रहा हूँ जो उसका न्यूक्लियर का है। तो सेफ्टी जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो ये है कि जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने बड़ा ये केयर जरूर ली है कि उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह रखे जाते हैं। वो एक जगह नहीं होते, ओके, सब दूर दूर होते हैं। ओके, उनको एक जगह पे ला के फिर मिसाइल के हेड में डाला जाता है, या जो सबमरीन के अंदर मिसाइल जाती है उसके अंदर रखा जाता है, या जो एयरक्राफ्ट है उसके बॉम्ब के अंदर होता है, वो एयरक्राफ्ट लेके जाता है, उस बॉम्ब को हवा से गिराता है, या मिसाइल लॉन्च करती है सबमरीन से। इस तरह का सिस्टम होता है। एक जनरिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइट, उसको 3 तरह के सिस्टम है। एयर लॉन्च वेपन है,
एक सबमरीन लॉन्च वेपन है और एक है लैंड लॉन्च वेपन। ये 3 तरह के होते हैं। तो ये स्टोरेज और सेफ्टी इसकी ये बेसिक रखी जाती है इस तरह। राइट। तो अनलेस तो सारे उनको मिलाया जाए, मेटिंग करी जाए, फ्यूजन रिएक्शन हो, सब कुछ हो, उसके अलावा उससे पहले बॉम्ब ऐसे हवा में ऐसे बैठे फट नहीं जाएगा सर, ऐसा कोई राइट। डर नहीं है। एग्जैक्टली। तो मतलब सर इसमें इसमें दो तरह की टेक्निक है, या तो फिर ये लैंड पे जाकर फटेगा, या फिर ये लैंड से कुछ एक थोड़ी हाइट पर जाकर फिर ये फटेगा। तो ये दो अप्रोच है, वो दो अप्रोच में से जो भी अप्रोच जिसको यूज करनी हो वैसा वो यूज उसके में रीजन अलग अलग आता है। रीजन है उसका। हाँ, राइट। सर उसका अलग अलग। एक और चीज मैंने देखी, जैसे हम हमारे पड़ोस में देखते हैं पाकिस्तान, वो बड़ा एक अनस्टेबल सी कंट्री है, वॉलेटाइल स्पेस हमेशा बना रहता है, और वहां पर उनके खुद के बनाए हुए टेररिस्ट ही आजकल उनको परेशान कर रहे हैं। फिर उसके पास में अफगानिस्तान भी बड़ा एक अनस्टेबल कंट्री है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बॉम्ब किसी टेररिस्ट के हाथ में लग जाए और वो लोग इसका कुछ गलत इस्तेमाल कर लें? ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, करेक्ट, वेरी जेन्युइन डाउट जो मैंने अभी बताया, ये उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो पहली बात तो मैंने बताया उसके 4-5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और सब अलग अलग जगह होते हैं। अच्छा, उसका सेफ्टी मैकेनिज्म क्या है कि इसकी सीक्रेसी इतनी हाई होती है कि बिल्कुल मिनिमम लोगों को पता होता है कौन सी चीज कहाँ पर है। दूसरा, जो जो लोग इस पे काम करते हैं देश के लोग, वो सीलोज बोलते हैं। सीलोज मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट है। आप सोचिए कि आप एक बड़े घर में हैं, उसका एक ही दरवाजा है बाहर जाने का, लेकिन आप लोग अलग अलग कमरों में बंद हैं। आपको ये नहीं पता कि दूसरे कमरे में कौन है, ओके। तीसरे कमरे में कौन है, आपको नहीं पता, आप जानते भी नहीं, और उसका क्या काम है आपको ये भी नहीं पता। तो ओके। इतनी सीक्रेसी रखी जाती है कि जो आपस में, जैसे मान लीजिए उसका पार्ट है A B C D, 4 पार्ट है, तो जो ए पार्ट पे काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता B C D वाले कौन है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है ओके। ये भी नहीं पता। तो एक बिल्कुल बहुत ही मिनिमम लोग जो फाइनली इसको मेटिंग करते हैं उनको ये सारा पता है, और वो बड़े गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के करा जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद बड़ी प्रोटोकॉल्स है कि वो पार्ट कैसे लाए जाएंगे, कैसे असेंबल होंगे, कहाँ पे होंगे, वो हर चीज सीक्रेट रखी जाती है। तो इट इज ओके। नॉट ए इजी थिंग ऐसे। तो अगर, और मैंने आपको बताया था अभी, जब तक ये चारों पार्ट या पांचों पार्ट मेट नहीं किए जाएंगे और इनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से लॉन्च नहीं किया जाएगा, और जब वो फ्यूजन फ्यूजन नहीं स्टार्ट होगा, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो राइट। अगर मान लीजिए मतलब ये किसी टेररिस्ट में उन्होंने कहीं अटैक किया, टेरर अटैक किया, उनको कुछ मिल गया, मान लीजिए प्लूटोनियम में मिल गया, उस प्लूटोनियम को वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस ये उसका थोड़ा सा खतरा वो तो उनको खुद को होगा कि अगर प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वो अपना रेडिएट, एक लो लो यील्ड बोलते हैं, वो लो यील्ड रेडिएशन चलती रहती है। इसलिए इसको एक बड़े स्पेसिफिक रूम में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। बहुत ही नाइट्रोजन कूलिंग होती है वहां पे, उस नाइट्रोजन कूल्ड एनवायरनमेंट में रखा है ताकि इसकी रेडियो एक्टिव मटीरियल जो बाहर ना निकले। उसका ओके। टेम्परेचर -80 से -100 रखा जाता है, इतना लो टेम्परेचर ओ। रखा जाता है। तो आप ओके। सोचिए, आप नॉर्मल अगर डेस्क से बाहर हो तो पाकिस्तान की धरती पर है, वहां टेम्परेचर क्या है वो 25 डिग्री 30 डिग्री। तो जैसे ही वो उसको वहां से निकाल के बाहर लाएगा, वो खुद उससे इफेक्ट हो जाएगा। हम्म। मतलब वो किसी को तो क्या करेगा, पहले खुद ही इफेक्टेड हो जाएगा, उसकी अपनी पहले खुद ही हड्डियां सब इफेक्ट होगा। खत्म हो रही। तो राइट। इट इज डेंजरस फॉर दी टेररिस्ट देमसेल्फ टू गेट एन हैंड राइट। ऑन। तो इसलिए एग्जैक्टली। उसका मतलब बड़े केयरफुली बड़ा किया जाता है। तो वो जो चीज है, किसी के हाथ में लग जाए उसका यूज भी नहीं कर सकता। मैक्सिमम वो ये कर सकता है, हम्म। अगर मटेरियल मिलकर जाके कहीं रख देगा, उसको बॉम्ब की तरह ब्लास्ट नहीं कर सकता। हाँ, वहां पे जहां राइट। छोड़ेगा रेडियो एक्टिव मटीरियल सब जगह फैलेगा। तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके सेफ्टी फीचर्स हैं, उसको कंटेमिनेशन को रोकने के लिए बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अपने अपने लोगों को बचाने के लिए करेगी, आप उनके देश में कहीं भी है वो करेगी। वो एक प्रोसेस जो है उसको लाया जाता है। थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, बहुत लो मिनिमम इफेक्ट मिनिमम लोगों को होगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोलेबल है, इसलिए लो यील्ड बोलते हैं उसको। क्योंकि देखिए, प्लूटोनियम तो जो है, यूरेनियम ऑलरेडी हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करता है, हमने उसी से प्लूटोनियम निकाला है। तो वो तो अर्थ में नॉर्मली है, इतनी रेडिएशन तो राइट। अर्थ में वैसे ही है। हाँ, प्लूटोनियम हम्म। से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बस ये फर्क पड़ता है, इसलिए उसको बड़ा राइट। प्रोसेस स्टोर किया जाता है। लेकिन किसी के हाथ में लग जाए और इसको कोई वो भयानक जो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सब एक राइट। मिथ है, वो कुछ नहीं कर सकता। हम्म। तो सर आप अगर चाहे आप कोई कंट्री
अगर कोई कंट्री कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से इनेबल कोई एक मिसाइल कहीं पे लॉन्च करे किसी दूसरे के अगेंस्ट, और दूसरी कंट्री ने उसको हवा में ही मार दिया, तो फिर क्या ये बॉम्ब वहीं हवा में फट जाएगा, क्या होगा? हाँ, वे कमिंग टू सेम थिंग, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मान लीजिए रशिया ने अमेरिका के ऊपर लॉन्च किया और अमेरिका ने उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैंने जैसे बताया कि जब तक वो एक ट्रिगर पॉइंट पर नहीं पहुंचता है मटेरियल, उस मिसाइल के अंदर सारा मटेरियल प्लूटोनियम सब कुछ है, तो वो जो प्लूटोनियम अपने ट्रिगर पॉइंट जो प्री सेट है, पहले से सेट है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। वो लॉन्च से पहले सेट होता है कि उसमें देखा भी आप जो है 1000 फुट की ऊंचाई पे जाके फटेंगे, उसके बाद पूरा न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट होगा। अगर वो मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट हुआ तो वो एक एक बिल्कुल एक नॉर्मल स्टोन की तरह नीचे गिरेगा, और जैसे मैंने बताया कि जैसे प्लूटोनियम स्टोरेज में होता है, वो एक स्टोरेज की तरह वहां गिरेगा, उससे थोड़ा बहुत न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगी उस एरिया में, कंटेमिनेशन होगा, उतना ही होगा बस। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेगा। अगर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक हाँ, प्लूटोनियम जो जिस एक बॉक्स में अंदर बंद है, अभी उसका फ्यूजन फिजन शुरू नहीं हुआ है, तो वो राइट। उसी तरह से गिरेगा, एक डब्बे की तरह गिरेगा। उसके अंदर हम्म। मटेरियल है, यस कंटेमिनेशन होगी, डेफिनेटली होगी, थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन एरिया में होगी, बट उसको अगेन कंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आसपास के कुछ लोगों को थोड़ा इफेक्ट होगा, पर ये नहीं होगा कि बॉम्ब की तरह डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि बॉम्ब बना ही नहीं, वो बॉम्ब की तरह फटा ही नहीं। राइट। ये राइट। भी एक है जो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक सेफ्टी है। तो इसका जब तक उसको जो डिजाइन है, जैसा डिजाइन किया गया कि हवा में कुछ फिट ऊंचाई पर फटेगा, या आप ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद एक सिस्टम से फटेगा, फिर सिस्टम रिएक्शन होगा, तब जाके वो बॉम्ब की तरह फटेगा, उससे अलावा वो बॉम्ब नहीं है। राइट। बॉम्ब मीन सर, बीइंग है। राइट सर, मैंने कई बार देखा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं, हाँ जी। उनके साथ में जो उनका एक पूरा एस्कॉर्ट रहता है, उनके पास में एक 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 आदमी रहता है, एकदम सूट बूट पहना हुआ, ब्लैक गॉगल पहना हुआ, और एक एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस लेके चलता है। और वो ऐसा बोलते हैं कि ये वो जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है उसमें बटन होता है, ट्रिगर होता है, कि वहां से वो प्रेसिडेंट ने बोला यस, तो फिर वो यस हो गया वहां से। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल, मैं ना आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है और आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये चीज़ देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के आसपास करीब कम से कम जो है 30 से 40 वो सेफ्टी गार्ड्स चलते हैं, रिंग बना के, रिंग होती है, वो कमांडोज होते हैं, स्पेशल कमांडो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के आसपास भी वो पूरी एनएसजी और जो भी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो सब है। तो हर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के आसपास ऐसी एक सेफ्टी रिंग होती है। और जो आपने ऑब्जर्व किया, वो ब्लैक जो आप कह रहे हैं सूटकेस जो लेके चलते हैं, वो एक्चुअली यस, क्या होता है कि किसी भी देश में जो फाइनल कॉल है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया जाना है या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड है उसके पास होता है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट है, उनके पास होता है डिसीजन, जो मतलब फाइनल डिसीजन उनका होगा। ऐसे ही रशिया में जो उनके प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके पास है। ऐसी हर कंट्री जो न्यूक्लियर कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास ये होता है। अब मान लीजिए वो कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे देश जा रहे हैं, हवा में है, और उस समय ऐसा कुछ होता है जिसके कारण उनको डिसीजन लेना पड़ रहा है, जो ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपके देश की किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है और आप उसमें हैं, तो आप तो अपने देश को छोड़ के जाएंगे नहीं, और उसके बाद ही न्यूक्लियर की बारी आएगी। पहले नॉर्मल लड़ाई होगी, फिर न्यूक्लियर की बात पहुंचेगी। रशिया में भी देखिए, अभी करीब 1.5 साल हो गया यूक्रेन से वॉर करते करते, अब जाके वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में होगा, लेकिन एक फिर भी एक प्रोटोकॉल बनाई गई कि जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आए, तो अगर हवा में भी फ्लाइंग भी कर रहे हैं, वहां से भी कंट्रोल किया है। तो इसके लिए क्या है, स्पेशली यूएस और रशिया का मैं बता देता हूँ, उनके पास, दोनों के पास, क्योंकि ये सदियों हजारों सालों जो भी है, इतने सालों से ये लोग आपस में न्यूक्लियर सिस्टम इनका है, इनका जो आपस में है एक एमएडी कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो इनके इतने वेपन्स है आपस में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब दोनों जब हवा में जाएंगे प्रेसिडेंट, तो उनका कंट्रोल होना चाहिए। तो जो रशिया में है उस एक आउट को बोलते हैं डूम्सडे एक आउट, उसका नाम ही डूम्सडे एक आउट है। और जो अमेरिका में एक आउट है प्रेसिडेंट का, वो एयरफोर्स वन। ये दोनों एक आउट के अंदर पूरा सिस्टम, कम्युनिकेशन, सब कुछ अवेलेबल है, जहां से बैठ के वो अपना पूरा वो क्लियर करे। तो आप सोचिए, जब अपने ओवल ऑफिस से प्रेसिडेंट यूएसए के निकलते हैं,
वहां पे सब कुछ है। जब निकले वहां एक आध तक गए तो उस रास्ते में भी अगर उनको करना हो तो ये सूटकेस वहां पे खोल के उसको सेटअप किया, उसके सब सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट हो गए, वो अपना पूरा न्यूक्लियर कमांड की इनिशिएट न्यूक्लियर वेपन वो दे सकते हैं। उनके कमांड के बिना कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो ये पूरी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है, ये कंट्री के हेड के पास ही होती है, उसको डिसीजन लेना। तो इसलिए ये सूटकेस जो है उनके हाथ चलते हैं लेके, और जब वो एक आउट पहुंचते तो एक आउट के अंदर ऑलरेडी सारा सिस्टम है एयरफोर्स वन के अंदर। तो इट इज ओनली ट्रांजिट पीरियड में ग्राउंड पे या कहीं पे जब जा रहे हैं साथ चलते हैं। पर ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं, कोई ये नहीं हो सकता चलते चलते सिस्टम मतलब न्यूक्लियर बम ये लॉन्च कर दो, ये मतलब मजाक की बात नहीं है। तो इट इज जस्ट एज अ टू शो पावर की भाई हमारा हम जो है हर सेकंड पे प्रिपेयर्ड है। ये एक तरह से राइट, डेटरेंस क्रिएट किया जाता है। सी न्यूक्लियर राइट, वेपन क्या है? न्यूक्लियर वेपन जो है एक डेटरेंस की तरह यूज किया जाता है कि दुश्मन को ये बताया कि अगर तुमने मेरे पे इतना हमला किया, मेरे इतना नुकसान किया, तो मैं न्यूक्लियर वेपन से तुम्हारे ऊपर 10 गुना हमला कर सकता हूँ। भाई तुम्हारे पास जहाज है, तुम्हारे पास, तुम एयर अटैक कर लोगे। जैसे मान लो इसराइल गाजा का एग्जाम्पल ले लो, या रशिया यूक्रेन का। भाई रशिया ने इतने अटैक करे यूक्रेन में, तो यूक्रेन बोल सकता है भाई मेरे पास एक आध नहीं है, तो मैं फिर एक जो न्यूक्लियर वेपन से पूरे तुमने जितने जहाज तुम्हारे मेरे ऊपर बम गिराए उसका बदला एक न्यूक्लियर वेपन से ले सकता हूँ। तो ये एक डेटरेंस है कि आप मेरे पर अटैक नहीं करोगे। तो एक ये न्यूक्लियर वेपन जो है प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन इज नॉट टू बी यूज्ड एक्चुअली, लेकिन वो एक आपको प्रोटेक्शन देता है कि ताकि तो दूसरा देश आप पर ऐसे ही हमला ना कर दे। जैसे पुराने जमाने में राजा लोग क्या फोर्ट बनाते थे, किले बनाते थे, उस किले के अंदर तीन चार दीवारें होती थी। तो एक दीवार टूट गई, दूसरी टूट गई, जो भी मतलब, तो वो एक तरह से डेटरेंस क्रिएट करते कि वो आगे पूरा नाला होता था, उसमें मगरमच्छ होते थे, पता नहीं क्या क्या हर तरीके जो अपनाए थे वो किसी पहाड़ी के ऊपर बनाते थे ताकि चढ़ ना पाए कोई ऊपर से। तो ये सब चीजें जो है क्रिएट किया एक सेफ्टी रिंग। और अभी जो है उसको ये न्यूक्लियर जो वेपन है आपका एक सेफ्टी रिंग है, ताकि आप पे कोई दूसरा देश अन्यथा ऐसे ही हमला ना करे। ये राइट, इसलिए इसकी डेटरेंस वैल्यू की तरह यूज किया जाता है। बस यही इसका मकसद है। यूज तो मैं डाउट करता हूँ कि करेगा। राइट। सर, इसी से रिलेटेड कनेक्टिंग चीज कि क्या वाकई में आज की कंडीशन में जहां पर हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 25 से 30 कंट्रीज जो हैं वो आपस में वॉरहेड में इंगेज हैं, इनके बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, और उसमें से कई न्यूक्लियर कंट्रीज भी हैं। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आए दिन कहता रहता है कि मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दूंगा भारत पर। तो क्या वाकई में कोई कंट्री कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकती है आज के टाइम? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि जो न्यूक्लियर कमांड है, सबसे पहले कि हाँ न्यूक्लियर वेपन प्रिपेयर करा जाए, मेड करा जाए और लॉन्च करा जाए, उसकी कमांड स्टार्ट करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो उसी कंट्री का हेड होता है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, रशिया में प्रेसिडेंट होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, और ऐसे ही पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो जो भी कंट्री का हेड है सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये अथॉरिटी होती है। अगर वो वहां पर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, जैसे यूएस में वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के सेकंड है, सेकंड इन कमांड, वो बस, उसके अलावा और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो अपने आप को शो करता है कि हम तो कभी कर सकते हैं, अपने आप को मैडनेस दिखाता है, तो ये मैडनेस भी एक डेटरेंस है आपको डराने के लिए कि कभी भी कर सकते हैं। तो आपने अपने बारे में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जो थोड़ा सज्जन व्यक्ति है, आप उससे बात करो, आपसे अच्छे से बात करता है। दूसरा व्यक्ति है, उसने अपना इंप्रेशन बनाया कि आप कुछ भी बोलोगे झगड़ा करेगा आपसे, तो आप उसको अवॉइड करोगे, छोड़ यार, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलूँ तो मेरे से झगड़ा करेगा। करेक्ट। तो उसने अपना एक डेटरेंस बना लिया कि आप उससे बात ही मत करो, दूर रहो, मतलब मुझसे दूर रहो, हर बात में भड़क जाएगा, दिखाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप उसको अवॉइड करोगे ना। तो वो पाकिस्तान एक अपनी इमेज क्रिएट करके रखी कि हम बड़े वो हमारा जो माइंडलेस लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ट्रिगर हैप्पी, जैसे बोलते हैं ट्रिगर हैप्पी, मैं कभी भी बटन दबा दूंगा। तो ये भी एक डेटरेंस है, ये कि भाई हम सैनिटी में विश्वास नहीं रखते, हम फेयर प्ले में विश्वास नहीं रखते। फेयर प्ले नहीं है ना, हम फाउल करेंगे, हम फाउल करने में माहिर हैं, हम फाउल करेंगे, हर जगह फाउल करेंगे। तो उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके जो टॉप लीडर हैं,
ऐसे नहीं है लीडर, वो कंट्री के हेड है, तो वो फाउल प्ले नहीं करेंगे। वैसे सब कुछ आगे से बोलते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जब न्यूक्लियर की बात आएगी नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव वाला इशू है, जिसके कारण जो है ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री होती है। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। जब ये न्यूक्लियर वेपन बने, जब अमेरिका ने लॉन्च किया, तो उस समय जापान के अगेंस्ट रशिया भी याल्टा में आने वाला था। तो रशिया ने जब देखा कि भाई यूएसए ने ऐसे बॉम्ब डाला, तो रशिया को हुआ कि भाई मेरे पास अपनी सेफ्टी कहाँ है। तो रशियंस ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब इमीडिएटली बनाना शुरू कर दिए। तो उस रेस में अब क्या हुआ, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एरिया है और ऐसे ही यूएसए बहुत बड़ा है, ये मतलब दो बड़े बड़े देश हैं जोग्राफिकली ऑल्सो, बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में। तो जो जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए, तो जो भी उस समय जो प्रेसिडेंट थे, जो इनके थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि न्यूक्लियर वेपन 3 या 4 या 10 ही बहुत हैं पूरे यूएसए को डिस्ट्रॉय करने के लिए या पूरे रशिया को डिस्ट्रॉय। उन्होंने, उनका माइंडसेट था कि वेपन, इतने वेपन होने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल वेपन कि मेरे पास 2000 किलो का वेपन है, तो मेरे पास 2000 वेपन होने चाहिए पूरे यूएसए को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसी माइंडसेट से वो न्यूक्लियर वेपन बनाते चले गए, और एक स्टेज आ गई कि दोनों के पास इतने बड़ा भंडार हो गया वेपन्स का कि उनको खुद नहीं पता क्या करेंगे। और ये रियलाइजेशन करीब 2 या 3 दशक के बाद आई कि ये बड़ा गलत हुआ है, इतने वेपन तो चाहिए नहीं। तो एक उनका जो कॉन्सेप्ट था MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वो एक बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट था कि तुम मुझे मारोगे मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन ये नहीं रियलाइज किया कि हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ये सब हुआ, तो बाकी देश जो थे, फ्रांस और जो ब्रिटेन, ये भी ताकतवर देश है, टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा हम भी बनाएंगे। तो इस तरह से एक रेस शुरू हो गई। एनीवे फिर यूएन में हुआ, यूएन कन्वेंशन हुई कि नहीं, इसको जो है बंद किया जाए, और अभी कोई न्यूक्लियर करने। तो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन पे, न्यूक्लियर पे टेस्ट पे बड़े बैन लगे। जब इंडिया ने टेस्ट किया, हमें पे बैन लगा लिया, तो बड़े इशू थे कि आप अब कोई कंट्री न्यूक्लियर ना बने। तो फिर एक यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो इनके पास वेपन है उसको धीरे धीरे डी स्केल किया जाए, कि वेपन जो है, इतने आप वेपन रखे हैं, बहुत बड़ा भयानक नतीजा उससे हो सकता है, तो उसको कम करिए, खत्म करिए, ऑलमोस्ट खत्म करिए। तो उसकी तरफ प्रोसेस जो शुरू हुआ, मैं आपके दर्शकों को एक बताना चाहता हूँ कि जो यूएसए और रशिया के पास वेपन है, टोटल करीब 5-5 हजार 6-6 हजार वेपन है, अगर उन सबका प्लूटोनियम मिला लिया जाए, तो सेंचुरीज, सदियों तक पूरे वर्ल्ड को, हर एक गांव को, हर एक जंगल को इलेक्ट्रिसिटी 24/7 दी जा सकती है, खत्म नहीं होगी, इतनी पावर है सदियों तक। मैं ये नहीं कह रहा एक सदी, ओके। सदियों तक हाँ। इतनी न्यूक्लियर एनर्जी है। उसका जो ह्यूमैनिटेरियन यूज है इतना अच्छा हो सकता है कि हमें किसी को फिर ना कोयले की जरूरत है, ना ऑयल की जरूरत है, ना डीजल की जरूरत है। आपकी कभी घर में किसी जनरेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी जाएगी नहीं आपकी। ना थर्मल पावर प्लांट की जरूरत है, ना हाइड्रोलिक पावर प्लांट, किसी की जरूरत नहीं है। इतनी एनर्जी क्रिएट हो सकती है, इतने वेपन है। राइट। तो सोचिए अगर उसको डिस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो अर्थ को आप 10 बारी जला के खत्म कर सकते हैं, या शायद 100 बारी, इतने वेपन। तो ये जो है बड़ा गलत हुआ। अब उसके धीरे धीरे हर कंट्री न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके दोनों, मैंने बताया था, दो यूज है। पीसफुल यूज है जिससे आप बिजली जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा है ये जो ड्रेडफुल यूज है, जो भयानक। तो हर कंट्री ने पीसफुल के नाम पे दोनों काम शुरू कर दिए, एनर्जी के लिए भी यूज किया, उसके वेपन भी बना लिए। अब इस तो रोकने के लिए क्या किया, कोई मानने को तैयार नहीं, वो कहता है हमें भी चाहिए। और रशिया यूक्रेन वॉर ने एक और नया आयाम खोल दिया। अब यूक्रेन कहता है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर होता तो रशिया इतने अटैक नहीं कर पाता। तो उसके कहने में अब यूक्रेन छोड़िए, अब सारे, यहां तक कि जापान, जो सबसे बड़ा विक्टिम है न्यूक्लियर अटैक का, वो तैयार है न्यूक्लियर वेपन बनाने को। आप सोचिए क्या, किस स्टेज में हम आ गए हैं। पूरे विश्व में, हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में, एक जापान ऐसा देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, वो आज तक इफेक्ट झेल रहे हैं। वो तक अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को तैयार हो गए कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए। बताइए। तो ये एक बड़ा ही मैड कॉन्सेप्ट है, जिसको मतलब देश के जो बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं उनको बैठ के मिलके एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमें कुछ करके न्यूक्लियर वेपन खत्म करना, नहीं तो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन इस धरती की हो सकती है। राइट। ठीक है, दैट सर इज आप द वे यू हैव टू लुक एट इट। राइट, तो आपने बड़ी डिटेल और बड़ी अच्छे से इन सारे चीज़ों को बताया, समझाया कि इसका
डेंजरस यूज़ क्या है, इसका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज़ क्या है, और इसका कैसे यूसेज हो सकता है। फिर उसके बाद में इसके कई सारे मिथ जो थे वो भी आपने क्लियर किए। तो रियली थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और इस डिस्कशन इट्स के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। आई और आप एम अपने दर्शकों को श्योर। बोल सकते हैं, उनको कोई भी किसी को डाउट हो, मेरे को ईमेल कर सकते हैं या कुछ भी करते हैं, आप शेयर कर दीजिए।